अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जिसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार हैं। इसे प्रहसन के रूप में भी देखा जाता है। इसमें कुल 6 दृश्य हैं और ये जो नाटक है राजा की मूर्खता, अन्याय और अराजकता पर तीखा व्यंग किया गया है। नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए इसकी रचना हुई थी। इसमें जो पहला दृश्य है बाह्य प्रांत, जिसमें महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा दृश्य है बाजार, घासीराम चना जोर गरम आवाज करके बेचता है। तीसरा दृश्य जो दिया गया है जंगल का है, जहां पर महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तीसरा दृश्य है वो जंगल का दृश्य है और यहाँ पर कई पात्रों से आपका परिचय हो रहा है, जिसमें महंत का नाम आप देख रहे हैं, नारायण दास, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये दोनों क्या बोल रहे हैं, राम भजो राम भजो। लेकिन दूसरी ओर से एक और पात्र आ रहा है जिसका नाम है गोवर्धन दास और वो कहते हुए आ रहा है अंधेर नगरी। तो जिसके नाम पर इस नाटक का नाम अंधेर नगरी पड़ा, कौन बोल रहा है उस चीज को, गोवर्धन दास। तो परीक्षा में अगर यही आ जाएगा, आप तमाम वन लाइनर किताबों को पढ़े होंगे, लेकिन आज आपका यहाँ पर क्लियरेंस हुआ होगा, स्पष्टीकरण हुआ होगा कि आखिरकार अंधेर नगरी में जो तीनों प्रमुख पात्र हैं, कौन राम भजो गा रहा है, कौन कौन, और कौन अंधेर नगरी गाते हुए आ रहा है, ये बात किस दृश्य में बताई गई है, सारी चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। हम चौथे दृश्य की बात करें तो स्थान दिया गया है राजसभा, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। पांचवा दृश्य है अरण्य का, जिसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। छठा दृश्य है शमशान का, गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। तो आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी में जो 6 दृश्य हैं, कई बार ये सुमेलित वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि कौन किससे सुमेलित है, या फिर क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहले वाह्य प्रांत है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि बाजार का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तीसरा हो गया जंगल का, ठीक है, इसी टाइप से अपने दिमाग में बैठाते जाइए। चौथा हो गया राजसभा का, पांचवा हो गया अरण्य, क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, छठा हो गया शमशान का, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो नाटक लगा हुआ है आपके सिलेबस में उसका नाम है चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 4 अंक हैं। इसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, तिलुकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। जयशंकर प्रसाद ने राय कृष्ण दास को ये नाटक समर्पित किया है। अगर इसके हम पुरुष पात्रों के बारे में चर्चा करें तो इसमें जो पुरुष पात्र हैं, पहला नाम है चाणक्य, जिसका कि दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है, नंद मगध सम्राट है, राक्षस मगध का आमात्य है, वररुचि इसका दूसरा नाम है कात्यायन, मगध का आमात्य है, टकटार मगध का मंत्री, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा ग्रीक पोरस, इसको पोरस नाम से जाना जाता है, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसा क्रिटिस सिकंदर का सहचर। इसके अतिरिक्त देवबल, नागदत्त, टाइबर्टियस, मेगास्थनीज ये यवनदूत के रूप में हो सकता है कि सवाल, जैसा कि इस समय पैटर्न में ए बी बी सी इस टाइप से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि यवनदूत के रूप में कौन कौन है। तो साइबर्टियस और मेगास्थनीज दोनों को ध्यान में रखिए। गांधार नरेश आम्भिक के पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, एक तपस्वी का जिक्र किया गया है, उसका नाम है दांडायन, ठीक है, दांडायन जो कि तपस्वी है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जो मेन यहाँ पर पात्र हैं, खासतौर से जो कहीं के राजकुमार हैं और मंत्री हैं, उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चंद्रगुप्त
नाटक के सभी पात्र हैं। अगर हम स्त्री पात्रों के बारे में बात करें तो अलका जो कि तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी सकटार की कन्या है, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीला नीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सिलुकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है, एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो यहाँ पर आप जो इम्पोर्टेंट महिला पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, उनको ध्यान में रखिए। अलका, सुवासिनी, कल्याणी, ठीक है, मालविका, ये सब चंद्रगुप्त नाटक के। क्योंकि अगला जो नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसका नाम है सिंदूर की होली, जिसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। सिंदूर की होली के जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। आपके सिलेबस में लक्ष्मी नारायण लाल दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। यह कुल 2 अंकों में है। इसे समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। सिंदूर की होली समस्या प्रधान नाटक है और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्रयोग के तौर पर इसको लिखने का प्रयास किया है। अगर हम सिंदूर की होली के प्रमुख पात्रों के बारे में बात करें, रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। रजनीकांत मनोरमा का प्रेमी है। मनोज शंकर राय साहब का भतीजा है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान में रखिए आप, डिप्टी कलेक्टर मतलब डीएम। माहिर अली मुंशी है। भगवंत सिंह और हरनंदन जो कि राय साहब के मित्र हैं। चंद्रकला डाक विभाग का कर्मचारी है, मुरारी लाल की लड़की है, यानी कि जो डीएम है उनकी लड़की है। मनोरमा जैसा कि हमने बताया कि रजनीकांत की प्रेमिका है, और डॉक्टर। तो इन सारे पात्रों को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कौन किससे संबंधित है ये भी आप चीजों को रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर केवल एक्सपर्ट्स को आराम से क्वेश्चन ही तो बनाना है। अगर वो साल भर केवल समय लेते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने में, तो 100 सवाल बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसा नोट्स पढ़कर जाइए कि एक नोट्स और सैकड़ों प्रैक्टिस सेट्स के बराबर हो। तो सिंदूर की होली आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कब प्रकाशित हुआ, इसके नाटककार कौन है, कितने अंकों में है, किस प्रकार का ये नाटक है। पात्रों से भी परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगला जो नाटक है अंधा युग, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। धर्मवीर भारती इसके नाटककार हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं, ठीक है, 5 अंक हैं, लेकिन आप जब विषय सूची देखेंगे तो इसमें कई शीर्षक आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला अंक के पहले आपको स्थापना दिखेगा जहां पर अंधा युग लिखा है। फिर पहला अंक कौरव नगरी नाम से है। दूसरा अंक पशु का उदय। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। फिर इसके बाद अंतराल आ जाता है जिसमें पंख, पहिए और पट्टियां शीर्षक दिया गया है। फिर है चौथा अंक गांधारी का शाप। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो अंतराल है वो किन 2 अंकों के बीच में है, तो आप 34 जरूर अपने ध्यान में रखिए। 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। 6ठा अंक है समापन है प्रभु की हत्या। जैसा कि हमने बताया कि कुल 5 अंक हैं, तो पांचों अंक किस किस विषय वस्तु पर लिखे गए हैं, उनका शीर्षक क्या है, जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी सुमेलित वाले प्रश्नों में आ जाता है। ठीक है, इसको अगर आप सुमेलित कर लेते हैं, पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का शाप, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये है। बाकी स्थापना, अंतराल और समापन, इनको बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। धर्मवीर भारती इसकी भूमिका में लिखते हैं अंधा युग के कि अंधा युग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब तक मेरे अंतर में उभरा तो असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। इन्होंने भूमिका में लिखा है। इसके पात्रों के बारे में हम बात करें तो पात्रों की संख्या भी ठीक ठाक है। अश्वत्थामा, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, युयुत्सु, ठीक है, प्रहरी 1,
भूखा, भिखारी, ठीक है, ब्यास, प्रहरी दो। आप देख रहे हैं कि दो प्रहरियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद यहाँ पर गूंगा भिखारी होना चाहिए था, ठीक है, भिखारी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर के पात्रों को अपने ध्यान में रखिए। कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र, ये सभी पात्र हैं। इसमें महिला पात्र है गांधारी, इनको भी ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद जो घटना स्थल का जिक्र किया गया है, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। तो उम्मीद है कि आप अंधा युग से परिचित हो गए होंगे, कब प्रकाशन हुआ, कौन लिखा है, कितने अंक हैं और उन अंकों का शीर्षक क्या क्या रहा है, धर्मवीर भारती ने भूमिका में क्या लिखा, पात्रों से भली भांति आप परिचित हो गए होंगे, ठीक है। अगला जो नाटक है उसका नाम है अंजो दीदी, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा यह लिखा गया है, 2 अंकों में विभाजित है। यह नाटक उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है अंजो दीदी, एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उत्पन्न विसंगतियों का चित्रण किया गया है। अंजो दीदी, जिसको कि यांत्रिक महिला के रूप में नाटककार देखा है, मशीन के रूप में कि इतने बजे से इतना एक काम करना है, इतने बजे से इस प्रैक्टिस सेट को हल करना है, इतने बजे तक इस चैनल को देखना है, इतने बजे से ये करना है, इतने बजे से ये करना है, पूरा टाइमिंग से सेट करना। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति एकाकीपन हो जाता है। वैसे भी ये जो नाटक है आप सभी के जीवन से काफी कोरिलेट करता होगा, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र होता है लगभग वो अपना एकाकी जीवन ही व्यतीत करता है और कुछ समय के लिए करना भी पड़ता है, इसीलिए इसको तपस्या भी कहा जा सकता है। अंजो दीदी जो है वो एकाकीपन तथा उससे उपजी हुई विसंगतियों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ पात्रों के बारे में बात करें तो वकील साहब, श्रीपत, राधु, नीरज, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अंजलि, जिसको कि अंजो दीदी भी कहा गया, अनिमा, मुन्नी, इसके प्रमुख पात्र हैं। तो पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, नाटक भी छोटा ही है, 2 अंकों का है। तो सुमेलित वाले में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर बदलते हुए पैटर्न में जो ए बी बी सी इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है। पात्रों का नाम तो आपने अपने दिमाग में रख लिया होगा। अब बात करते हैं हम अगले नाटक के ऊपर, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन सन 1958 में हुआ। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह नाटक है, 3 अंकों में विभाजित है। वैसे भी मोहन राकेश के नाटकों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे के लेक्चर्स में मैं भूमिकाओं को लेकर जरूर बातचीत करूंगा और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन कम समय में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन की ही चर्चा की गई है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, 3 अंकों में है। अगर इसके पात्रों पर हम बात करें तो अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है, मल्लिका उसकी पुत्री है जो कि एक तरीके से इसकी नायिका भी है, कालिदास कवि है और आपने देखा कि स्कंदगुप्त में भी कालिदास का नाम आया हुआ था, जिसको कि हम मातृगुप्त के नाम से जान रहे थे, ठीक है। वहां पर भी मातृगुप्त की जो प्रेमिका है उसका नाम है मालिनी, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कालिदास की प्रेमिका मल्लिका हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोरिलेट करके आप लोग जरूर देखिए। कालिदास कवि के रूप में आया हुआ है, दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल है, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगिणी संगिनी नागरी, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी, प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी। तो ये जो पात्र योजना है आषाढ़ का एक दिन, काफी इंपॉर्टेंट ये नाटक है और रंगमंच की दृष्टिकोण से बहुत ही ये अनुकूल नाटक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर दिल्ली में रहे होंगे, जेएनयू में कई बार ये प्रस्तुत भी किया गया है, प्ले किया गया है। तो अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम,
विलोम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस नाटक में। रंगिणी संगिणी, अनुस्वार अनुनासिक, वैसे तो ये भाषा विज्ञान में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पात्र के रूप में आए हुए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है, तो आप अपने दिमाग में रखिए। प्रियंगु मंजरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बाद में कालिदास की पत्नी बन जाती है और इसके लेखन से प्रभावित भी होती है और मल्लिका के बारे में भी कई बार जानने की कोशिश करती है। तो ये कुछ पात्र योजनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन से